कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 10 जिसका नाम है व्रत की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 10 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 10 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे और आज की इस क्लास में हम इस अभ्यास को कंप्लीट हल कर लेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कि एक वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वह एक समचतुर्भुज होता है। ये हमको इस प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करती हों। तो हम पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और किसी वृत्त के परिगत ये एक समांतर चतुर्भुज प्रश्न में दिया गया है। तो हमने ये एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी बना लिया है। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर भी होंगी और एक दूसरे के समांतर भी होंगी। और ये एक वृत्त के परिगत है तो वृत्त का कुछ केंद्र भी होगा। देखिए, वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं ओ। अब इस ओ वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और ये समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले हमें प्रश्न में देखिए क्या चीज दी गई है उसको लिख लेंगे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और ये किसी वृत्त के परिगत है। तो जब ये वृत्त के परिगत है तो इसकी चारों भुजा वृत्त को एक बिंदु पर, चारों भुजा वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श कर रही होंगी। जैसे पहली भुजा ए बी वृत्त को यहां पर स्पर्श कर रही है तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी। दूसरी भुजा बी सी वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श कर रही है, यहाँ इस बिंदु को हम क्यू मान लेते हैं। और यहाँ पर भुजा सी डी इस वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसको हम मान लेंगे आर। और भुजा एडी जो है वृत्त को बिंदु एस पर स्पर्श कर रही है, ऐसा हमने मान लिया है कि ये इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं इस वृत्त को बिंदु पी क्यू आर और एस पर स्पर्श कर रही हैं। अब हमको ये सिद्ध करना है कि भुजा, ये जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रश्न में ये एक समांतर चतुर्भुज हमको दिया गया है। समांतर चतुर्भुज की केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। पर समचतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये तो हमको दिया गया है कि आमने सामने की तो भुजा बराबर है पर चारों भुजा बराबर हमको सिद्ध करके दिखानी है। तो लिख देंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो हम कहेंगे कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। ए बी वाली जो भुजा है उसके बराबर होगी भुजा सी डी तथा भुजा बीसी जो है उसके बराबर भुजा होगी एडी। तो बीसी के बराबर होगा भुजा एडी या डी ए। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं और इस बात को समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि ये चारों भुजा बराबर होती हैं। तो चार भुजा कैसे बराबर आ सकती हैं? अगर इस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा जैसे ए बी और ए डी या ए बी या बी सी, देखिए ए बी और बी सी भुजा संलग्न भुजा कहलाएंगी क्योंकि इनका एक बिंदु बी उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए बी भुजा बी सी जो है संलग्न भुजा कहलाएंगी। सम्मुख भुजा वे होती हैं जो सामने होती है, उनका कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। जैसे ए बी के सम्मुख है सी डी, आमने सामने वाली। और जब हम संलग्न भुजा कहते हैं उसका मतलब है ए बी के पास वाली भुजा। तो ए बी के पास वाली भुजा बी सी हो सकती है या ए डी होगी। अगर ए बी के बराबर भुजा बी सी को हम बराबर सिद्ध कर दें
अगर ए बी 5 है, बी सी भी 5 आ जाए तो BC के बराबर है AD, तो ये भी 5 हो जाएगा। AB के बराबर है CD, तो ये भी 5 हो जाएगा। चारों भुजा बराबर सिद्ध हो जाएंगी। तो हमको आमने सामने की भुजा तो बराबर दी गई है, अगर कोई सी दो संलग्न भुजा बराबर सिद्ध कर देंगे तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ हमको सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? चारों भुजाओं की लंबाई बराबर लेकर आनी है कि ABCD सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। हमको AB बराबर लेकर आना है BC के, और BC बराबर CD बराबर DA। ये चारों भुजाओं की लंबाई हमको बराबर सिद्ध करनी है, ये उत्तर हमको लेकर आना है। अब डालते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति, अब इसको हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे? अब वृत्त की एक प्रमेय आपने पढ़ी है, अगर वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए यहाँ बाहर का बिंदु एक, अगर ए को एक बाह्य बिंदु है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु है ए, और यहां से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक AP और एक AS। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर। ये BP वाली भुजा बराबर होगी इस BQ के। CQ वाली जो भुज स्पर्श रेखा है CQ CR के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। PR वाली जो भुजा होगी ये बराबर हो जाएगी इसके बराबर। तो हम उस प्रमेय को पहले लिखेंगे, तो लिखते हैं चूंकि किसी बाह्य बाह्य बिंदु से बिंदु से बिंदु से वृत्त पर वृत्त पर खींची गई खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। लिखते हैं तब जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो इस चित्र में देखिए इस वृत्त का बाह्य बिंदु एक ए भी होगा, बी भी बाह्य बिंदु है, सी भी बाह्य बिंदु है, डी भी बाह्य बिंदु है। तो ए से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वह है AP और AS। तो हम लिखेंगे AP बराबर होगा AS के, और इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। फिर आगे देखिए, फिर बाह्य बिंदु है B, तो B से स्पर्श रेखा एक BP और एक BQ हो जाएगी। तो BP बराबर PQ, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। फिर उसके आगे देखिए, बाह्य बिंदु है C, तो स्पर्श रेखा CQ और CR होंगी, तो लिखते हैं यहाँ पर CR बराबर CQ। ये समीकरण नंबर हो गई 5। उसके बाद बाह्य बिंदु D है, तो D से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक DR और एक DS। तो लिखते हैं DR बराबर DS। इसका नंबर डाल देते हैं समीकरण नंबर 6। अब ये समीकरण 3, 4, 5 और 6 बन गई हैं इस प्रमेय की मदद से। अब इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, समीकरण 3, 4, 5 और 6 को हम जोड़ देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, जब हम इनको जोड़ेंगे तो इन चारों समीकरण के बाएं पक्ष जुड़ जाएंगे। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। AP AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर में दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष जुड़ जाएंगे सभी समीकरणों के, तो AS प्लस BQ
AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये चारों समीकरणों के दाहिने पक्ष जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पर AP प्लस BP, चित्र में अगर A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी को जोड़ेंगे तो भुजा AB के बराबर आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर AB। CR प्लस DR, तो C से R तक की दूरी, D से R तक की दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो भुजा CD के बराबर होगी। तो ये आ जाएगा CD बराबर में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS है। पहला देखिए AS और DS को एक साथ लिखते हैं, प्लस BQ और CQ को एक साथ। तो ये AB प्लस CD बाएं पक्ष में जैसा था वैसे ही रख देते हैं। AS और DS को अगर हम जोड़ेंगे तो भुजा AD के बराबर होगा। चित्र में देखिए AS और DS को जोड़ेंगे तो AD के बराबर, और BQ में CQ जोड़ेंगे तो भुजा BC के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा BC। अब समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक में भुजा CD बराबर है AB के, तो CD के बराबर AB हम लिख सकते हैं। तो AB प्लस CD के स्थान पर भी AB आ जाएगा। AD, देखिए AD प्लस भुजा BC, समीकरण दो में देखिए भुजा BC DA के बराबर है, तो यहां पर AD लिख लीजिए या DA लिख लीजिए। AD के स्थान पर हम लिख देंगे समीकरण दो से DA बराबर है BC के, तो ये AD वाली जो भुजा है ये बराबर है BC के और प्लस 20। यहां पर हम लिख देते हैं साइड में समीकरण एक व दो से। इस समीकरण एक से हमने लिखा CD के बराबर AB है, और समीकरण दो से लिखा AD के बराबर BC है। AB में AB जोड़ेंगे तो 2AB, BC में BC जोड़ेंगे तो 2BC। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो AB बराबर आ जाएगा BC के। ये समीकरण नंबर डाल देंगे इसको 7। अब देखिए भुजा AB बराबर है BC के। चित्र में ये जो समीकरण 7 से हमको पता चला AB बराबर BC के है, तो जितना AB, अगर AB 5 होता तो BC भी 5 होगा, और BC के सम्मुख है AD तो ये भी 5 हो गया, AB के सम्मुख है CD तो ये भी 5 हो गया। चारों भुजा बराबर आ गई हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक दो, देखिए ए बी सी डी के भी बराबर है और ए बी बी सी के भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक दो व 7 से अगर इन तीनों समीकरणों को मिला दें, ए बी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है और बी सी बराबर है डी ए के, तो ये चारों भुजा एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो ये आ गई हैं चारों भुजा एक दूसरे के बराबर। तब हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समांतर समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि किसी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वह एक समचतुर्भुज होता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये एक वृत्त है और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ये जो रेखाखंड है ये BC जो है रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ये जो BC CD और BD वाला जो ये रेखाखंड था, ये भुजा बिंदु D स्पर्श बिंदु है D, इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है D द्वारा दो भागों में बांटा गया है। एक भाग की लंबाई 6 सेंटीमीटर और B से D तक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें इस त्रिभुज की भुजा AC
और बीसी, इन दोनों त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तीसरी वाली भुजा की लंबाई प्रश्न में दी गई है, 6 और 8 कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है और इसकी त्रिभुज की जो भुजा है बीसी पर एक बिंदु डी है, जो वृत्त को, जहां पर यह भुजा बीसी इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो बिंदु डी इस भुजा बीसी को दो भागों में बांटता है, एक भाग की लंबाई 6 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर। अब हमको इस त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और प्रश्न में इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सिद्ध करेंगे। अब हमें ये भुजा AC और AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमने एक वृत्त की में पढ़ी है कि वृत्त पर अगर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए ये C जो है इस वृत्त से बाहर का बिंदु है, तो ये एक बाह्य बिंदु हुआ। तो इससे स्पर्श रेखा एक खींची गई CD और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर इस वृत्त को ये भुजा AC जो है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श करते हुए जा रही है। तो इस बिंदु का नाम लिख लेते हैं जैसे हम M। और ये भुजा AB जो है ये भी इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर यह भुजा AB इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, उस बिंदु को हम मान लेते हैं N। तो C एक बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक CD और एक CM। तो अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CM भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब इसी प्रकार B भी एक बाह्य बिंदु है, तो B से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक BD और एक BN। BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो BN की भी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमको तो ये भुजा AC और AB की लंबाई ज्ञात करनी थी, पर ये तो अभी हमें C से M तक की दूरी आई है, A से M तक की दूरी हमको नहीं पता है। अगर ये दूरी पता होगी, इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो भुजा AC की लंबाई आ जाएगी। और ए भी बाह्य बिंदु है, तो इससे दो स्पर्श रेखा AM और AN खींची गई है, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। पर ये लंबाई हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। अगर ये x है तो इधर भी x हो जाएगा। A से M तक की दूरी और A से N तक की दूरी होगी x, जो कि बाह्य बिंदु A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये हमने मान ली है x। तो बस x का मान हमको ज्ञात करना है और x में 6 जोड़ देंगे तो भुजा AC की लंबाई मिल जाएगी। x में 8 जोड़ देंगे तो भुजा AB की लंबाई हमको मिल जाएगी। अब ये x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु को अगर वृत्त से के केंद्र से हम मिला दें तो उस रेखाखंड को कहेंगे त्रिज्या। ये OD क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ऐसी अगर स्पर्श बिंदु M को भी O से मिला दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी एक त्रिज्या होगी, इसकी लंबाई भी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगर केंद्र वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु N को मिला देंगे तो ये भी एक स्पर्श रेखा होगी, इसकी लंबाई भी, ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है, इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब ये x का मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो अब देखिए चित्र में एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज है ABC। ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई प्रश्न में क्या क्या आ चुकी है उनको लिख लेते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ABC में जो भुजा AB है, देखिए भुजा AB की लंबाई 8 में जोड़ेंगे x तो ये हो जाएगी 8 प्लस x सेंटीमीटर। भुजा BC की लंबाई, BC की लंबाई है 8 प्लस 6। देखिए भुजा BC की लंबाई है 8 प्लस 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। भुजा CA की जो लंबाई है वह हो जाएगी 6 प्लस x, तो 6 प्लस x सेंटीमीटर। तो तीन त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमको मिल गई है। बस हमको x का मान यहाँ पर पता करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमको ज्ञात है तो हीरोइन के सूत्र की मदद से हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोइन के सूत्र से। हीरोइन के सूत्र में अब लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हीरोइन का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरोइन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एस यहाँ पर त्रिभुज की अर्ध परिमाप को कहते हैं और एस का मान हम निकालते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और भाग दो, भाग दो। अगर ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्रम से तीनों भुजाओं की लंबाई को कहते हैं। ए बी सी त्रिभुज की तीन लंबाई हैं और एस रहता है त्रिभुज की अर्ध परिमाप। तो पहले ए देखिए, त्रिभुज की एक भुजा ए बी है 8 प्लस एक्स, तो ए का मान तो हम रख लेते हैं 8 प्लस एक्स। दूसरी भुजा की लंबाई है 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा बी के स्थान पर। तीसरी भुजा की लंबाई है 6 प्लस एक्स, तो ये 6 प्लस एक्स भाग करेंगे 2 से। अब देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, 14 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 20 और 8 हो जाएंगे 28 प्लस एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x और बटे में है 2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से 28 को 2 से ऊपर अंश में भाग करेंगे तो 2 से 28 को भाग करने पर 14 और 2 से 2x को भाग करेंगे तो आ जाएगा x। त्रिभुज की अर्ध परिमाप आ गई है 14 प्लस एक्स। अब ये s का मान इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर रखेंगे। अब s के स्थान पर हम लिखेंगे 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स और s के स्थान पर ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, फिर माइनस के बाद है a। a है त्रिभुज की पहली भुजा की लंबाई 8 प्लस एक्स। तो जब हम इस माइनस चिन्ह के बाद a का मान रखेंगे 8 प्लस एक्स, ये कोष्टक में है तो माइनस चिन्ह इसके आगे आएगा और कोष्टक को खोल देंगे तो माइनस का 8 और माइनस का x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस बी है। s का मान है 14 प्लस एक्स, तो यहाँ रखेंगे 14 प्लस एक्स माइनस बी। बी है दूसरी भुजा की लंबाई 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद प्लस। फिर अगले ब्रैकेट गुणा में अगले ब्रैकेट में है s माइनस सी। एस के स्थान पर रखना है 14 प्लस एक्स और माइनस सी। सी का मान है तीसरी भुजा की लंबाई है 6 प्लस एक्स। ये है हमारा ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। तो 6 प्लस एक्स उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह होने पर जब कोष्टक खोलते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का एक्स भी माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे सरल करते हैं। बराबर अंडर रूट के अंदर कोष्टक में देखिए, पहले कोष्टक में है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स ब्रैकेट शुरू दूसरा। अब 14 में से 8 घट सकते हैं, देखिए प्लस के एक्स से माइनस का एक्स तो कट जाएगा, 14 में से 8 घटाने पर आ जाएगा 6, एक ब्रैकेट में बचा 6। अगले ब्रैकेट में प्लस के 14 से माइनस का 14 कट गया, केवल एक्स बचा अगले ब्रैकेट में। फिर तीसरे अगले ब्रैकेट में देखिए 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और ये प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कट गया, 14 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। अब कोष्टक के अंदर बचा है, ये 8 छंग हो जाएंगे 48 और एक एक्स भी है, कोष्टक में है 14 प्लस एक्स। अब इसी 48 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 16 तिया होते हैं 48। ये 16 तिया हो जाएंगे 48, गुणा में एक्स है और गुणा में ही है 14 प्लस एक्स। तो 16 का तो वर्गमूल होता है 4, 4 तो कोष्टक के बाहर आ जाएगा, ये 3x और 14 प्लस एक्स कोष्टक रूट के अंदर जैसे थे वैसे ही लिखे रहने दें। तो ये त्रिभुज ए बी सी का आ गया है क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, हमें इस x का मान ज्ञात करना था, तो ये आया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर हम इन जो त्रिभुज के शीर्ष है उन्हें वृत्त के केंद्र से मिला दें, ये मिला दिया वृत्त के केंद्र से। फिर शीर्ष सी को भी वृत्त के केंद्र से मिला दें, शीर्ष बी को भी वृत्त के केंद्र से मिला दें।
तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था, ए बी सी, जो बड़ा त्रिभुज था, वह तीन छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बनेगा। एक त्रिभुज है ए ओ सी। ए ओ सी एक त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज ए ओ सी एक त्रिभुज ये हुआ। त्रिभुज सी ओ बी दूसरा त्रिभुज। एक है ए ओ बी ए, ये एक तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, जो एक बड़ा त्रिभुज है, वह तीन छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। तो हम अगर इन तीन छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो वह क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा, यानी कि इस समीकरण के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं 1। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल अगर हम कोई से भी, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दो प्रकार हैं, तो कोई से भी प्रकार से निकालें, उत्तर एक जैसा ही आएगा। तो हम इन त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारा समीकरण नंबर 1 में आया है, एक दूसरे तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये जो बड़ा त्रिभुज है वो तीन छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक ए ओ सी, एक बी ओ सी, फिर है बी ओ ए। इन तीन छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, देखिए पहले त्रिभुज का नाम है ए ओ सी, ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, देखिए दूसरा त्रिभुज है बी ओ सी, बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस का चिन्ह, फिर बी या ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को मिलाने से एक बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम एओसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये AC क्या है? वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और जो बिंदु M पर इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है, देखिए ये OM जो है वृत्त की एक त्रिज्या है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है, वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसा हमने यहाँ पर सीखा है प्रमेय। एक प्रमेय हमने पढ़ी है वृत्त से संबंधित। अगर स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या रहती है, वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है AOC, जो त्रिभुज है इसका आधार तो होगा AC और इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसकी आधार तो हो जाएगा इस त्रिभुज का AC और ऊंचाई हो जाएगी OM। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का आधार है AC और ऊंचाई हो जाएगी OM। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2, लिखते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है यहाँ पर AC और ऊंचाई है यहाँ पर OM, फिर प्लस का चिन्ह। अब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालना है। तो BOC, यहाँ पर भी देखिए ये स्पर्श बिंदु है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि OD वृत्त की त्रिज्या है और BC जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा यहाँ पर। तो इस त्रिभुज का आधार तो हो जाएगा BC और ऊंचाई होगी इसकी OD। तो लिखते हैं 1/2 गुणा आधार है BC और ऊंचाई है OD प्लस, अब त्रिभुज ओ AB का क्षेत्रफल लिखना है। तो 1/2 आधार हो जाएगा इस त्रिभुज का AB और ऊंचाई, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण होगा, ऊंचाई ON, AB गुणा ON। अब देखिए 1/2 AC की लंबाई है x+6 या 6+x लिखी हुई है हमने, 6+x गुणा में OM वृत्त की त्रिज्या है जो प्रश्न में दी गई है 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस का चिन्ह 1/2 गुणा BC,
भुजा बीसी की लंबाई है 8 और 6 है यहाँ पर 14, तो 14 गुणा ओडी वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, प्लस का चिन्ह 1/2 गुणा एबी। एबी की लंबाई है 8 प्लस एक्स और ऊंचाई है इसकी ओ एन 4 सेंटीमीटर, तो ये है 8 प्लस एक्स और ऊंचाई है यहाँ पर 4। देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब इस 2 की गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 2 की गुणा x से करने पर 2x, फिर 14 दूनी हो जाएंगे 28, फिर प्लस का चिन्ह और 2 की गुणा 8 से करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 2 की गुणा x से करने पर 2x। अब इनको जोड़ लेंगे 2x और 2x हो जाएंगे 4x प्लस 28 और मैं 28 और 12 जुड़कर 40 और 16 हो जाएंगे 56, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 56। तो इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो हमने दो तरीकों से निकाला, हीरोइन के सूत्र से और दो छोटे छोटे त्रिभुजों को मिलाने पर ये बड़ा त्रिभुज बन रहा था। दूसरा इस प्रकार, तो क्षेत्रफल तो दोनों तरीके से बराबर आएगा, तो ये भी समीकरण 1 में भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समीकरण 2 में भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे तो लिखते हैं समीकरण 1/2 से। अब ये दोनों क्षेत्रफल आ जाएंगे बराबर, तो ये था 4 अंडर रूट में 3x, 3x ब्रैकेट में 14 प्लस x बराबर में है यहाँ पर 4x प्लस 56। अब देखिए ये 4 वर्गमूल का चिन्ह 3x 14 प्लस x, दाहिने तरफ में से 4 उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो x बचेगा और 4 14 चौका होते हैं 56, 4 से 4 कट जाएगा। अब ये रूट का चिन्ह दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्ग वर्ग का चिन्ह हो जाएगा दाहिने पक्ष में। 3x की गुणा 14 से करेंगे तो 14 तिया 42 और x प्लस 3x की गुणा x से करने पर 3x की घात 2, ये वर्गमूल का चिन्ह दूसरे पक्ष में जाकर वर्ग में बदल जाएगा, ये वर्ग आ जाएगा दाहिने पक्ष का, तो ये 42x प्लस 3x की घात 2 बराबर में x प्लस, देखिए पहला पद प्लस दूसरा पद बीच में प्लस का चिन्ह और उसकी घात 2 है, तो ये a प्लस बी की घात 2 वाली सर्वसमीका हम यहाँ पर लगा सकते हैं। पहले पद का वर्ग प्लस का चिन्ह 2 की गुणा दोनों के साथ, तो 14 दूनी 28 और फिर x से गुणा करेंगे तो 28x प्लस फिर दूसरे पद का वर्ग 14 का वर्ग 196। अब ये सभी दाहिने पक्ष वाले पद बाएं पक्ष में ही लेकर आ जाएंगे, 3x की घात 2 और ये प्लस का x की घात 2 बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस x की घात 2। उसके बाद है प्लस का 42x, ये प्लस का 28 बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 28, प्लस का 96 बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 196 बराबर में 0। 3x की घात 2 में से x की घात 2 घटाएंगे तो 2x की घात 2 प्लस 42 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटे 4, 3 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 1, 14x माइनस 196 बराबर में 0। पूरे समीकरण के प्रत्येक पद में हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो लिखते हैं 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो ये x की घात 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 x, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 नम 18, 2 अट्ठे 16 बराबर में 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई है, तो 98 के ऐसे दो टुकड़े जिनको घटाने पर 14 7 आ जाए, तो 14 सत्ते होते हैं 98, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो ये आ गया है 2x की घात 2, x की घात 2 और इस 7 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 7, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आएगा, x को कोष्टक के बाहर माइनस का 98 बराबर में 0। 2x की घात 2 प्लस 14 की गुणा x से तो 14x माइनस 7 की गुणा x से करने पर माइनस 7x माइनस 98 बराबर में 0। पहले दो पदों में से हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। देखिए दो पदों में, शुरू के दो पदों में से x उभयनिष्ठ निकलेगा तो x प्लस 14 बचा, बाद के दो पदों में से माइनस का 7 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x माइनस माइनस प्लस, 7 से 98 को भाग देंगे तो आएगा 14 बराबर में 0। और
दोनों पदों में से x प्लस 14 उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो पहले पद में से x, दूसरे पद में से -7 बराबर में 0। अब दोनों कोष्टकों के बराबर में रखेंगे हम 0, तो यहां से x का मान तो -14 और ये x का मान आ जाएगा +7। और ऋणात्मक संख्या हम छोड़ देंगे, x का मान 7 लेकर आगे बढ़ेंगे, तो x का मान आ गया है 7। तो इस त्रिभुज की जो भुजा थी AC की लंबाई हम निकाल सकते हैं। जब x का मान 7 है, 7 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। तो यहां पर लिखते हैं अतः भुजा AC बराबर था 6 + x और x का मान आया है 7, तो 7 और 6 हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर। फिर भुजा AB की लंबाई हमको ज्ञात करनी थी, तो भुजा AB बराबर, चित्र में देखिए 8 + x था भुजा AB की लंबाई, तो लिखते हैं 8 + x, x का मान आ गया है 7, 8 7 हो गए हैं 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हैं त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई जो प्रश्न में हमको ज्ञात करने के लिए कही गई थी। AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 15 सेंटीमीटर, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। इस प्रश्न में हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि वृत्त के जो परिगत एक चतुर्भुज होता है, उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं जो किसी वृत्त के परिगत है। तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जो किसी वृत्त के परिगत है। तो देखिए ये एक हमने चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज का नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। ये किसी वृत्त के परिगत है जिस वृत्त का केंद्र है यहाँ पर ओ। वृत्त का केंद्र हमने माना यहाँ पर ओ। प्रश्न में कहा गया है कि एक वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज होता है, उसके आमने सामने की जो भुजा है वह केंद्र, इस वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। तो जैसे अगर हम देखिए, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें 4 भुजा है। इसकी भुजा अगर ए बी, देखिए ए बी वाली जो भुजा है वो केंद्र पर ये कोण बनाएगी ए ओ बी। केंद्र पर कोण कौन सा बनेगा? ए ओ बी। इसके सामने वाली जो भुजा है सी डी, सी डी केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? सीओडी। ये केंद्र हो जाएगा सीओडी। प्रश्न में कहा गया है कि किसी वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज है उसकी आमने सामने की भुजा केंद्र पर जो कोण आंतरित करती है वे दोनों कोण संपूरक होते हैं। कि जो कोण एओ भी बना है और एक सीओडी जो कोण बना है, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, तभी ये कोण संपूरक कहलाएंगे। कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, ऐसा प्रश्न में हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है। जैसे भुजा एडी है तो एडी के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा? एओडी। इसके सम्मुख भुजा बीसी, इसके सामने वाली भुजा बीसी द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा? बीओसी। ये दो वाला कोण, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? संपूरक होंगे। आमने सामने के कोण संपूरक सिद्ध करने की आमने सामने की जो भुजा है इस चतुर्भुज की, वह केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। कि दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इन दोनों कोणों का योगफल जो सम्मुख भुजाएं केंद्र पर बना रही हैं, दोनों का योगफल 180 डिग्री आएगा, तभी ये दोनों कोण संपूरक कहलाएंगे। ये प्रश्न में हमको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रश्न में क्या चीज हमको सिद्ध करनी है। तो जैसे हम कोई सा भी एक आमने सामने की भुजा ए बी द्वारा जो कोण बना है एओबी और सी डी द्वारा जो कोण बना है सीओडी, इन दोनों कोण को हम संपूरक सिद्ध करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं दिया है। प्रश्न में हमको क्या क्या चीज बताई गई है। प्रश्न में कहा गया है कि एक वृत्त है, एक चतुर्भुज है जो किसी वृत्त के परिगत है।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना माना केंद्र केंद्र ओ वाले वृत्त के वृत्त के परिगत परिगत एक चतुर्भुज एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जो ए बी सी डी है, जिसकी भुजा जिसकी भुजा ए बी ए बी बी सी सी डी तथा डी ए क्रमशः क्रम क्रमशः बिंदु बिंदु ये ये भुजा ए बी जो है वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद स्पर्श कर रही है उसको हम पी मान लेते हैं। ये भुजा बी सी, ये वाला बिंदु क्यू, ये वाला बिंदु आर और ये बिंदु एस। तो लिखते हैं क्रमशः बिंदु पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती हैं स्पर्श करती हैं। ये चीज हमको प्रश्न में दी गई है कि जब वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनेगा तो उसकी चारों भुजा वृत्त को एकक बिंदु पर स्पर्श करेंगे। ये सब हमको प्रश्न में दिया गया था। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो सम्मुख भुजा है चतुर्भुज की, वह केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। कि जो भुजा ए बी है उसके सम्मुख भुजा सी डी, तो ए बी के द्वारा जो कोण बना है केंद्र पर ए ओ बी, और भुजा सी डी द्वारा सी ओ डी, दोनों को जोड़कर 180 लाना है कि ए ओ बी जो कोण बना है और कोण सी ओ डी जो कोण है, दोनों का योगफल 180 डिग्री आना चाहिए। या देखिए कोण ये भी तो भुजा ए डी के सम्मुख है बीच ही, तो ए डी द्वारा कोण बनेगा ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण पीओसी या सीओपी, इन दोनों का योगफल 180 हमको सिद्ध करना है। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे? या तो ये सिद्ध करेंगे या ये वाला, और हमारा प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। अब यहां पर हम डालते हैं उत्पत्ति। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम? अब देखिए, अगर वृत्त के भुजा ए बी जो है, ए बी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, तो अगर यहां से हम एक रेखा, देखिए वृत्त स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो ओपी इस वृत्त की त्रिज्या भी होगी। एस से बिंदु वृत्त के केंद्र को मिला देंगे, क्यू से वृत्त के केंद्र को मिला देंगे, और आर से वृत्त के केंद्र को मिला देंगे। अब यहां पर आपको दो ये वाले कोण जो बन रहे हैं, ये देखिए यहां पर कितने कोण बन रहे हैं? एक कोण तो यहां पर ये हो गया, इसका नाम हम और डाल देंगे। देखिए ये कोण जो ओपी और ए ओ वाली जो भुजा के बीच में कोण बना है, इसका नाम हम डाल देते हैं एक। जो एओ और ओ एस के बीच में जो कोण बना है उसका नाम दो। ये वाला कोण तीन, इतने कोण को चार, फिर ये वाला कोण पांच, इस वाले कोण को 6 नंबर डाल देते हैं, इस कोण का 7, और ये वाला जो कोण है ये 8 डाल देते हैं। तो ये 8 कोण इस बिंदु ओ पर वृत्त के केंद्र पर बन रहे हैं। अब इनसे देखिए जो कोण ये वाला है कि ए ओ बी के बीच में जो कोण है एक, ए ओ बी जो कोण है वो कोण 1 और 8 को जोड़ने पर बनेगा, और कोण सीओडी जो है वह 4 और 5 को जोड़ने पर बनेगा। तो हम इस कोण 1 और 8 के योगफल और 4 और 5 के योगफल को 180 लेकर आ जाएंगे, और हमारा ये प्रश्न हो जाएगा सिद्ध कि वृत्त की इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है।
अब ये कोण कैसे बराबर, 1+8 और 4+5 का योगफल 180 डिग्री के बराबर कैसे आएगा? तो यहां पर देखिए, ये वृत्त का बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर है एक बिंदु पी, ए जो है वृत्त के बाहर बिंदु है। तो इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक एपी और एक एएस। एपी भुजा की लंबाई, स्पर्श रेखा एपी और एएस की लंबाई बराबर होंगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो एपी बराबर एएस। उसके बाद देखिए ओ ए दोनों, ये ओ ए जो है, ओ ए वाली जो रेखा है, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, इनको देखिए। एक त्रिभुज है ए एस ओ ए। देखिए कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है यहाँ पर, कौन सा, ए एस ओ, एक त्रिभुज ये है, ए पी ओ दूसरा त्रिभुज ये है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अब सर्वांगसम सिद्ध करने से कोण एक बराबर आ जाएगा कोण दो के, क्योंकि सर्वांगसम चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि लिखते हैं त्रिभुज ए, त्रिभुज का नाम है ए एस ओ, ए एस ओ तथा ए पी ओ में, दोनों त्रिभुजों में देखिए ए एस वाली भुजा एपी के बराबर होगी, ए एस बराबर होगा एपी के, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एओ बराबर होगा एओ के, ये हो जाएंगी उभयनिष्ठ रेखा, एओ बराबर एओ। उसके बाद ओ एस और ओपी वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखते हैं ओ एस बराबर ओपी, ये वृत्त की त्रिज्या है। ए एस बराबर है एपी के, ये बराबर क्यों है, क्योंकि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई, खींची गई स्पर्श, स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। इस वजह से ये दोनों भुजा है बराबर। फिर एओ एओ दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है ये उभयनिष्ठ भुजा। इस वजह से हमने ये दोनों में बराबर आ गई है ये भुजा एओ। ओ एस ओपी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या, की त्रिज्या है। अब जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो हम कह सकते हैं तब एस 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 सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता से त्रिभुज एएसओ सर्वांगसम है त्रिभुज एपीओ के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो लिखते हैं तब कोण, देखिए कोण एक बराबर होगा कोण दो के, कोण एक बराबर आ जाएगा कोण दो के। और यहां पर लिख देंगे संगत, लिखते हैं सीपीसीटी द्वारा, इस सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो कोण एक बराबर आ गया है कोण दो के। अब फिर आगे हम लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार इसी प्रकार देखिए, जैसे हमने ये दो त्रिभुज ए एस ओ और ए पी ओ को सर्वांग सिद्ध किया, उसी प्रकार डी एस ओ और डी आर को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे, जिससे कोण तीन कोण चार के बराबर होगा। तो यहां पर लिखते हैं
DSO सर्वांशम आ जाएगा DRO के, DRO के। तब इन दोनों त्रिभुज के जो कोण होंगे, कोण 3 बराबर आ जाएगा कोण 4 के। तो लिखते हैं कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। फिर तथा इसी प्रकार ये जो कोण बनेंगे, देखिए CRO एक त्रिभुज है, CQO एक त्रिभुज होगा। CRO लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज CRO सर्वांशम आ जाएगा त्रिभुज CQO के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इनके जो कोण है 6 बराबर हो जाएगा 7 के। कोण 6 बराबर आ जाएगा कोण 7 के, और इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। इसी प्रकार हम लिखेंगे तथा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज एक होगा BQO और BPO। त्रिभुज BQO सर्वांशम आ जाएगा त्रिभुज BPO के। और जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांशम है, तो 6 बराबर हो कोण 7 बराबर आ जाएगा कोण 8 के। अच्छा, ये यहाँ पर कोण 5 बराबर आया था 6 के, यहाँ पर ये कोण 5 बराबर है 6 के, ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया। कोण 5 बराबर है कोण 6 के। जो CRO कोण है, त्रिभुज है CRO और CQO, इन दोनों में 5 बराबर था 6 के। और BQO और BPO त्रिभुज में कोण 7 बराबर आ जाएगा कोण 8 के। कोण 7 बराबर आ जाएगा कोण 8 के, और इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 4। ठीक है, अब ये 4 समीकरण हमारी बन गई है। ठीक है, अब किसी वृत्त के चारों तरफ संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, तो O एक बिंदु है, बिंदु किसी बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनेगा उनका योगफल होता है 360 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि O एक बिंदु है, O एक बिंदु है, इसलिए उस बिंदु के चारों ओर जो संपूर्ण कोण बनेगा वह उनका योगफल रहेगा। उसके चारों ओर जितने भी कोण बनेंगे सबका योगफल आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये 8 कोण बन रहे हैं, तो हम लिखते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस कोण 8, सबका योगफल आएगा 360 डिग्री। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 की मदद से हम देखिए, हमें 1 और 8 इस वाले कोण का, 4 और 5 इन सब का, इन चारों कोण का योगफल 180 लेकर आना है। जब भी तो AOB कोण COD कोण दोनों जुड़कर 180 डिग्री के आएंगे। तो 1 बराबर है 2 के समीकरण 1 में, और 3 बराबर है 4 के। तो देखिए समीकरण 1 में हमने सिद्ध किया था कोण 1 बराबर 2 के है, 2 के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। और कोण 3 बराबर है 4 के, तो 3 के स्थान पर 4 लिख देंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 1 के बराबर था, तो कोण 2 के स्थान पर 1। कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो कोण 4 प्लस कोण 4। कोण 5 जैसा था वैसे ही रखेंगे। अब देखिए कोण 5 बराबर है कोण 6 के, कोण 5 बराबर है कोण 6 के। तो कोण 6 के स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं, तो ये प्लस कोण 5। कोण 7 बराबर है 8 के, तो 7 के स्थान पर 8 लिख देंगे, प्लस कोण 8 बराबर में 360 डिग्री। अब कोण 1 और कोण 1 जुड़कर हो जाएंगे 2 कोण 1, ये 2 कोण 4, फिर 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर में 360 डिग्री। ये दो दो कोण 1 जुड़कर 2 कोण 1। अब 2 से पूरे समीकरण को भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग देने पर तो यहाँ कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा।
अब देखिए कोण 1 और 4, चाहिए कोण 1 और कोण 8 को साथ में लिखते हैं। कोण 4 प्लस कोण 5 को साथ में लिखते हैं बराबर में 180। अब चित्र में देखिए अगर कोण 1 में कोण 8 को जोड़ेंगे तो कोण एओबी बनेगा। तो लिखते हैं कोण एओबी प्लस कोण 4 में कोण 5 जोड़ते हैं अगर, देखिए 4 वाले कोण में 5 जोड़ेंगे तो कोण सीओडी बन जाएगा। तो लिखते हैं कोण सीओडी बराबर में 180 डिग्री। और किसी ये सिद्ध हो गया है कि जो सम्मुख भुजा है ए बी और सी डी, इनके द्वारा जो कोण केंद्र पर कोण बने थे एओबी और सीओडी, दोनों का योगफल आ गया है 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है और यही हमको सिद्ध करना था। हम तो प्रश्न संख्या 13 भी हो चुकी है हमारी कंप्लीट और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 से संबंधित एनसीईआरटी पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पुस्तक में जो उदाहरण दिए रहते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पाठ संख्या 10 से संबंधित एनसीईआरटी पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको हल करेंगे और पाठ संख्या 10 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अगले पाठ पर चलेंगे और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर या मोबाइल एप्लीकेशन मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। इसको मोबाइल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ये क्लास भी आपको अवेलेबल होगी और उसके साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। वहां से आप ये फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।